मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। हमने उस विकास दुबे को देखा जिसने पुलिस वालों को मारा, जो एक हफ्ते तक पुलिस वालों से भागता फिरता रहा। उत्तर प्रदेश हरियाणा होते हुए वो मध्य प्रदेश पहुंचता है, वहां सरेंडर करता है, लोगों को चिल्ला के बताता है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। उसको पुलिस पकड़ती है, फिर उसकी गाड़ी पलट जाती है। जहां से ये कांड शुरू होता है कि उस रात को असल में हुआ क्या था। वो रात तो उसके पॉलिटिकल नेक्सस का रिजल्ट थी। पत्नी को जिला पंचायत जितवा करके तब समाजवादी पार्टी में शामिल होता है। इसके बावजूद वो विधायक बन क्यों नहीं पाते। तो 2 जुलाई 2020 वो तारीख थी जब उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक माफिया की ऐसी आमद हुई कि उसने उस रात 7-8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया। और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक नाम सुनाई देने लगा, और वो नाम था विकास दुबे का। विकास दुबे कानपुर के बिकरू का रहने वाला, जिसने एक रात में 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया था। और उसके बाद उसने उत्तर प्रदेश पुलिस के ऐसे छक्के छुड़ाए, भागा भागा फिरता रहा। विकास दुबे के नाम की इतनी दहशत थी कि वो जब 10 जुलाई को मारा जाता है, उसके बाद भी उसका जिक्र हमेशा होते रहता है। और उसको लेकर के, विकास दुबे की अपराध गाथा को लेकर के हमारे सामने एक किताब आई है जिसका नाम है बवाली कानपुरिया। इस किताब को लिखा है डॉक्टर संजीव मिश्र ने। डॉक्टर संजीव मिश्र लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, करीब करीब 25 साल का उनका पत्रकारीय अनुभव है। और वो कानपुर में रह करके इस पूरे अपराध की तह तक जाते हैं, विकास दुबे के विकास दुबे बनने से लेकर के और उसके मारे जाने तक की पूरी कहानी संजोई है इस किताब में, जिसका नाम है बवाली कानपुरिया। पेंगुइन प्रकाशन ने इस किताब को छापा है। और इस पूरे विकास दुबे की जो अपराध गाथा है उसका कमोबेश जिक्र आपने पढ़ लिया होगा। विकास दुबे कैसे अपराधी बना, किस सत्ता का उसे संरक्षण मिला, कैसे उसने 8 पुलिस वालों को मारा, कैसे उसने उज्जैन में जाकर के सरेंडर किया, कैसे उसकी गाड़ी पलटी, कैसे उसको मारा गया। ये सारी चीजें इन 2 सालों के दौरान आपने पढ़ ली होंगी, सुन ली होंगी, जान ली होंगी। लेकिन विकास दुबे के कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं जो शायद संजीव मिश्र जैसे लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने विकास दुबे को बनते देखा है, बिगड़ते देखा है, चढ़ते देखा है, गिरते देखा है। तो आज हमारे साथ विकास दुबे पर खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर संजीव मिश्र हमारे साथ हैं। उनसे हम विकास दुबे की शुरुआत से लेकर के उन तमाम कहानियों की बात करेंगे जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी, कहीं नहीं पढ़ी होंगी। शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। विकास दुबे की कहानी हमने खूब सुनी है, खूब मीडिया में चर्चा में रहे, टीवी में, अखबार में, जहां भी देखा हमने विकास दुबे देखा। लेकिन हमने उस विकास दुबे को देखा जिसने पुलिस वालों को मारा, जो एक हफ्ते तक पुलिस वालों से भागता फिरता रहा। उत्तर प्रदेश हरियाणा होते हुए वो मध्य प्रदेश पहुंचता है, वहां सरेंडर करता है, लोगों को चिल्ला के बताता है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। उसको पुलिस पकड़ती है, फिर उसकी गाड़ी पलट जाती है। यहां तक तो हम सबको पता है उस तारीख की। मैं शुरुआत सिर्फ आपसे इसलिए करना चाहता हूं वहां से जहां से ये कांड शुरू होता है कि उस रात को असल में हुआ क्या था। क्योंकि आपने जो किताब लिखी है, जिस एक पत्रकार का हवाला दिया है, मुझे लगता है कि वो पत्रकार तो आप ही हैं। गाड़ी में आप खुद बैठे हुए हैं, आप जा रहे हैं, आपको पुलिस की बैरिकेडिंग दिखती है, आपको सीओ दिखते हैं, तमाम दोस्त मित्र दिखते हैं, चूंकि आप लंबे समय से वहां पे अपराध की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। क्या हुआ था असल में उस रात जो हमने सुना है उसके अलावा? दरअसल क्या है कि वो रात उस एक रात से नहीं समझी जा सकती। मैंने इस किताब में वही समझाने की कोशिश की है कि वो सिर्फ एक रात नहीं थी। बेसिकली वो रात तो तमाम सारी चीजों का रिजल्ट थी। वो रात तो उसके पॉलिटिकल नेक्सस का रिजल्ट थी। वो रात उसके अहंकार का रिजल्ट थी। वो रात उसकी मेधा का रिजल्ट थी। बहुत मेधावी था, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। वो तेज था, जबरदस्त था, और उसको सारे तरीके पता थे। उसको पता था कि मेरे अगर पैर में चोट है तो मैं विकलांग हूं, तो मेरा इनकाउंटर नहीं करेगी पुलिस। उसको ये पता था। उसको पता था कि हम मध्य प्रदेश जाएंगे, वहां पर जाके उसके अंदर का भक्तिभाव भी मान लीजिए उसको, या ये मान लीजिए कि वो इंटरनेशनली अपने आप को बता देना चाहता था कि पुलिस ने हमको मारा है। अब पुलिस चूंकि जिद पे आ गई थी, और शायद ये मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में ये सरकार नहीं होती, कोई दूसरी सरकार होती, कोई दबाव में आने वाली सरकार होती, या
कुछ और गेम होता तो शायद जो हुआ वो गाड़ी नहीं पलटती, या जो भी हुआ, या गाड़ी पलटी तो गाड़ी तो पलटनी किसी तरह हो सकती है। क्योंकि मेरे पास अपराधों की उसकी हाँ, फहरिस्त है जिसमें वो बचता आया है वो हमेशा। लगातार बचता रहा है। और मतलब कई बार उसके घर में बड़े सब चतुर लोग थे। एक घटना आप किताब में पढ़ी होगी, आपने पढ़ी होगी, कि जिस तरह से उसको एक बार सबने तय कर लिया, एसटीएफ ने तय कर लिया, सबने तय कर लिया कि आज इसको उठाते हैं। पुलिस तय करके उठाती है और सबको पता है, जितने लोग रिपोर्टिंग में रहे, और जनता, आम जनता भी जानती है कि किस तरह से इनकाउंटर्स होते हैं। तो जब उसके लखनऊ वाले घर पे उसको पुलिस लेने पहुंची तो वहां पर उसकी पत्नी ने पूरी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इस तरह घटनाएं सामने आई, तो इस तरह बहुत सारी चीजें हुई। बट वो रात, अगर हम उस पर्टिकुलर 2 जुलाई की रात की बात करें, तो वो रात एक दिन की बनाई हुई रात नहीं थी। तमाम रातें कई बार पूरे जीवन बनाई हुई होती हैं। वो रात भी कुछ वैसी ही रात थी जो 40 साल 45 साल पहले उसकी कहानी शुरू होती है। और इस किताब को लिखने के पीछे आप आश्चर्य करेंगे, आपने भी पेंगुइन का जिक्र किया था, बात थी 7-8 जुलाई की। 2 जुलाई से 8 जुलाई तक का एक दौर था। हम लोग सोच रहे लगे थे 6-7 जुलाई तक आते आते कि अब ये कुछ होगा, देखते हैं। अखबार में थे तो दबाव हाँ, इतना है कि हाँ, भाई आपको हरदम खबर देनी है, रोज तो कुछ ना कुछ देना है। नोएडा में जो है वो पकड़ा जाता, नोएडा में होने की बात होती है, गाजियाबाद में, फिर गुड़गांव में होटल में मिलने की बात होती है, सब चल रहा था। हम सब लोग समझ रहे थे कि यार इसका कुछ ना कुछ एनकाउंटर होना है। तो हमने सोचा कि क्या करते हैं। तो मेरे एक मित्र है फिल्म इंडस्ट्री में, डायरेक्टर है, उनसे एक दिन बात हो रही, तो उन्होंने कहा बॉस एक काम करो यार, इस पे वेब सीरीज की बात करते हैं, तो थोड़े से वो बना के भेजो। हमने वेब सीरीज के लिए 10-11 चैप्टर बनाए और उनको भेज दिए। फिर अचानक मन का लालच जागा कि यार वेब सीरीज तो हमारे बस की नहीं, इस पर हम किताब लिख सकते हैं। तो हमने वही उठा के पेंगुइन को भेज दिया। आप आश्चर्य करेंगे कि 8 या 9 जुलाई की बात है, एनकाउंटर से पहले की, एनकाउंटर से पहले की, उसमें 10वां चैप्टर लिखा हुआ था, जो आखिरी चैप्टर हाँ। है। 12वां चैप्टर, तब तक ये 12वां चैप्टर हुआ नहीं था, लेकिन जो हमारी प्रपोजल गया था उसमें लिखा हुआ था 12वां चैप्टर। मारा गया रंगबाज, हेडिंग कुछ और होगी, हाँ। बट लगभग यही था। तो एडिटर का फोन आया, उन्होंने कहा आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं? वैशाली माथुर, हाँ, वैशाली माथुर जी का फोन आया। पहले तो मैं चौंक गया कि मेरे लिए ये था कि पेंगुइन्स पहली किताब छाप दे सीधे, और मेरी पहली किताब थी। मतलब बहुत लोगों को हैरत होती है ना। कहानियां, खबरें बहुत लिखी थी पूरी जिंदगी, लगभग देश के सब बड़े अखबारों में कहानियां छपी थी, सभी बड़ी मैगजीन्स में छपी थी, लेकिन पहली किताब, और वो भी मैं जिस एक किताब पे काम कर रहा था, वो बहुत पॉजिटिव किताब है, बड़ी नैतिक शिक्षा देने वाली किताब है। वो किताब अभी कभी आएगी, 7-10 साल में जब आएगी, वो किताब एकदम किनारे हो गई। मैंने इसका प्रपोजल भेजा, 2 बड़े पब्लिशिंग हाउस को भेजा। दूसरे पब्लिशिंग हाउस से आता उससे पहले 24 घंटे के अंदर मेरे पास सीधे वैशाली जी का फोन आ गया। अब सीधे एडिटर फोन कर रही हैं, उन्होंने हमसे कहा कि संजीव जी आप इस पे काम करेंगे क्या? मेरा सीवी होगा, 25 साल का एक्सपीरियंस देखा होगा उन्होंने, शायद कुछ देखा होगा। तो हमने कहा करेंगे। उन्होंने कहा आपने आखिरी चैप्टर क्यों लिख दिया ऐसे? हमने कहा वो 2 दिन में हो जाएगा। अब हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, जानते हैं क्या होना है। अब लग रहा था, सबको लग रहा था, हमें अकेले नहीं लग रहा था। जैसे अभी इलाहाबाद में जो कुछ हुआ उसमें सबको लग रहा है कि क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा। और अगले दिन एक हुआ तो सबको लग रहा, हम लोग को भी लग रहा था कि इसमें पुलिस 7-8 पुलिस वाले मारे गए हैं, तो पुलिस ऐसे छोड़ेगी नहीं। और आम आदमी भी सोच रहा था इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तमाम सारी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें आ रही थी। तो अब वो जब किताब में आया मामला, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। और अगले दिन जब सुबह सुबह, तो मेरे पास, आप आश्चर्य करोगे, मैं सो रहा था जब सुबह सुबह गाड़ी पलटने की बात आई, तो मेरे पास अपने सूत्रों के एक आध फोन आए। वो तो आई है जो हमने इस किताब में जिक्र किया है। उनमें से एक फोन एडिटर का भी था, वैशाली जी का था, कह रहे वो तो मर गया। तो हमने कहा वो तो आखिरी चैप्टर है हमारा। इस तरह से चीजें होती हैं कि जब हमें पता होता है क्या होने वाला है और क्या हो रहा होता है, वो तो जर्नलिस्टिक जो सेंस है, होता है, आपने इतने लंबे समय तक काम किया। लेकिन इस किताब में जो आपने शुरुआत की बात करी, तो बेसिकली वो जो जिस पत्रकार का आप जिक्र कर रहे थे, वो पत्रकार गुड्डू पीएचडी, एक कैरेक्टर है। हुआ क्या कि इस किताब को जब हम बहुत नॉन फिक्शन बना रहे हैं, नॉन फिक्शन किताब है। अब नॉन फिक्शन में क्या था कि आप सीधे सीधे कहानी लिख दो, कितनी बड़ी कहानी लिखोगे। तो इसको थोड़ा पठनी बनाना था। पठनी बनाने के लिए जरूरी था कि हमें एक कैरेक्टर जो इसको लेके चले। तो उस कैरेक्टर को फिर हमने कहा कि कौन हो सकता है, तो वो कैरेक्टर वो व्यक्ति हो सकता है जो विकास को तब से जानता हो जब वो कानपुर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने आया हो, उस पीपीएन कॉलेज में, उस कॉलेज में जिसमें एडमिशन फर्स्ट डिवीजन से नीचे होते ही नहीं। उसमें पढ़ने का मतलब है कि आप सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप सबसे मेधावी हैं कानपुर के कुछ बड़े मेधावी हैं जिनको डीयू के बारे में पता नहीं होता है। मतलब तमाम उसमें से ऐसे होते हैं, अगर उनको डीयू के बारे में पता हो तो वो डीयू में पढ़े आके और वहाँ ना पढ़ें। तो उस लेवल के लोग होते हैं, और उसमें वो लड़का एडमिशन ले लेता है और वो पढ़ता है। इसका मतलब कितना तेज था, मेधावी कितना था, वो देखिए। तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसने छात्र राजनीति में भी भाग लिया हो, ताकि वो जानता हो कि जिस समय स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो रही थी उस समय विकास क्या कर रहा था पीपीएन कॉलेज में। इस किताब में आप पाओगे कि उसने हिंदी में एमए किया है
और जेल में रहते हुए किया। ये बातें कहीं नहीं छपी, ऐसी तमाम बहुत सारी चीजें हम सब शेयर क्या करते लोग मंगाएंगे पढ़ेंगे, बट एक छोटी सी बात ये, तो वो उसमें भी वो हिंदी के वहाँ के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ा, VSSD कॉलेज है, विक्रमादित्य सिंह सनातन धर्म कॉलेज है, वहाँ से उसने MA किया हिंदी में। वो हालांकि उस बीच में जेल चला गया था, तो जेल से हथकड़ी लगा के एग्जाम देने आया था। तो ये तमाम लोगों को चीजें नहीं पता थी। मेरा क्या दौर हुआ कि मैं 89-90 में 12th के बाद जब मैं कॉलेज गया तो वो भी कॉलेज गया, मैं थोड़ा बहुत छात्र राजनीति में जुड़ गया। छात्र राजनीति में जुड़े होने के कारण मेरे पास एक बड़े छात्र संगठन की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसमें हमको टिकट देने होते थे, तो मैं उसके कॉलेज में भी टिकट दे रहा था। आज इस समय उसके कॉलेज में मैंने चुनाव लड़वाया। इस समय के एक विधायक हैं एक पार्टी के, उनको इस समय अध्यक्ष हैं, तो उस समय उसको अध्यक्ष चुनाव लड़वाया हमने, उनको टिकट दिया। तो ऑब्वियस है कि वहां पर फिर क्षेत्र कानपुर जैसे शहरों में क्या सब जगह जातिवाद थोड़ा चलता है। यहाँ पर आके क्षेत्रवाद हो जाता है, दिल्ली में आके, और अमेरिका जाके देशवाद हो जाता है, लेकिन वहाँ क्षेत्रवाद और जातिवाद चलता है। तो जब मैं उनका नाम इसलिए नहीं लूंगा, जो एक बड़ी पार्टी के विधायक हैं वो, तो जब उसको अध्यक्ष का चुनाव लड़वाया, तो उसको चुनाव लड़वाते समय हमको, चूंकि हमने लड़वाया था, तो मुझे उसको जिताने की जिम्मेदारी थी। तो ऑब्वियस है कि तब फिर उसके अंदर का एक विकास के अंदर का जातिवाद की, वो ब्राह्मण भी है, क्षेत्रवाद की, वो शिवली के पास का रहने वाला है, मेरी ननिहाल उसके गांव से 5 किलोमीटर दूर है, मेरा गांव उसके गांव से 20-15 किलोमीटर दूर है, वो सब निकाल कर विकास ने को जानना, और विकास की तब भी धमक थी। जो पूरा क्षेत्र का लड़का था वो विकास के पीछे खड़ा होता था, और ऑब्वियस है कि हमें कुछ 5-7 लोग चाहिए होते हैं जिनके पीछे लोग खड़े और हम चुनाव जीत जाते हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति विकास भी था, ऐसे तमाम सारे लोग थे, और हम लोग ने वो चुनाव जीता। इसके बाद हम पत्रकारिता में आ गए, वो अपराध में बढ़ता गया, हम दोनों की दिशा। इस बीच उसका सिलेक्शन हुआ, सेना में हुआ, सेना में जाना चाहता, तो बहुत अच्छा था, बट सेना में नहीं जा पाया, वो किसी कारण से नहीं गया, या कुछ अलग चीजें हुई, मेडिकल सब इसमें लिखा है, पढ़ेंगे। तो वो जो यात्रा थी, अब हम साथ साथ यात्रा कर रहे हैं, वो अपराध में बढ़ रहा है, हम पत्रकारिता में ठीक ठीक पोजीशन पे पहुंचते जा रहे हैं। मैं जब एक बड़े अखबार का चीफ रिपोर्टर बन जाता हूं, तब तक उसके ऊपर कुछ मुकदमे हो जाते हैं, फिर वो पॉलिटिक्स में, फिर मैं उस अखबार का जब इनपुट एडिटर हो जाता हूं, तो उसके खिलाफ वो पॉलिटिक्स में धीरे धीरे आता जा रहा है। ये सब चीज़ें चल रही थी, और जब ठीक तो बड़ी भूमिकाओं में आप जब पहुंचते हैं, तो वो उसकी भूमिकाएं दूसरी तरह से बड़ी हो जाती हैं। तो उस यात्रा को समझने के लिए कोई वो व्यक्ति चाहिए था जिसने शुरू से उसकी यात्रा, इसलिए वो पत्रकार गुड्डू PhD का कैरेक्टर डेवलप हुआ, और पत्रकार गुड्डू PhD ने उसके जीवन को बहुत पास से समझा। शायद इसीलिए इस किताब को लेके आप पाएंगे कि लगातार तमाम वो चीज़ें निकल के आ रही हैं जो शायद बाकी लोगों को पता नहीं थी। अच्छा, इसकी कहानी भी थी। मैं उस समय, जब समय इसकी हत्या हुई, जिसने हत्या की पुलिस वालों की, उस दौर में मैं मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म से थोड़ा अलग कुछ काम कर रहा था किसी किताब पे। तो दिल्ली से तमाम अखबार वाले जाते थे, उनको पता था कि संजीव भैया से बात करनी है, तो कानपुर, तो वो मुझसे फ़ोन करते थे, तो हम उनको बैठ के, हमें मजा आता था, तो हम अपना पंचायत बताते थे, उसने ये किया, शुरू से देखा ही था उसको, उसने ये किया। तो 3 दिन बाद मुझे लगा, हम सबको क्यों बता रहे हैं, हम खुद क्यों ना लिख डालें। और यहाँ से इस किताब का सृजन हुआ, और ये किताब निकल के आई। बहुत अच्छा लगता है कि ये किताब लगातार पिछले, जब से आई है, लगातार बेस्ट सेलर्स में है। आज भी अभी आप लॉग इन करोगे तो आपको दिखेगा वो बेस्ट सेलर में है, कंटिन्यूअस। इतने लंबे समय तक हिंदी की कोई किताब बेस्ट सेलर नहीं रहती, अंग्रेजी की किताबें तो तमाम बार देखी हैं, बट ये लंबे समय से बेस्ट सेलर है, और लोग इसको पढ़ रहे हैं, फीडबैक्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है बाकी लोग भी पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसमें बहुत सारी नई चीज़ें, सच में बहुत सारी नई चीज़ें हैं। विकास दुबे की अपराध गाथा तो हम लोगों ने देखी है, वो कितने ऑडियो वायरल हुए कि उसने भाभी से क्या कहा, किसने क्या कहा, वो सारी चीज़ें हमने इसी चैनल पे की हैं, हम लोगों ने मिलकर के रिपोर्टिंग की है उस पर। एक माफिया की पूरी छवि उसकी जो गढ़ी गई है, जिसमें कई सारी हत्याएं हैं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लेकिन इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू मुझे लगा कि एक माफिया है जो प्रेम करता है। एक माफिया को प्रेम भी होता है तो एक लोकल माफिया की बहन से होता है, और फिर उसको परवान चढ़ाने के लिए वो हर कदम उठाता है जो एक आशिक करता है। देखिए, आप प्रेम किससे करेंगे? आप प्रेम अपने आसपास के लोगों से करेंगे। 2 तरह का प्रेम होता है। जब आप बड़े हो रहे होंगे तो आपको माधुरी दीक्षित, थोड़ा बाद की बात करें तो आपको हो सकता है ऐश्वर्या राय अच्छी लगती है, एक हिस्सा वो होता है। तो ऐश्वर्या राय तो किसी एक अभिषेक बच्चन को मिलती है सलमान खान, विवेक ओबराय के बाद, या तमाम लोगों को एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल। मैं जब बड़ा हो रहा था तो हम लोग कहते थे कि यार जो 3 लड़कियां जिनसे शादी करेंगी वो बड़े किस्मत वाले होंगे। जब मैं 18-20 साल का था, तो एक लड़की उसमें से, इस देश की बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली की लड़की, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसको भी एक पति मिल गया। एक भाग्यश्री हुआ करती थी, मैंने प्यार किया, मैं नई आई थी, तो हम लोग कहते थे ये बड़ी किस्मत वाली होगी, उसको हिमालय मिल गया। तो हम लोग कहते थे इसको हिमालय को मैं ढूंढना था। वैसे ही उस दौर में हम लोग बड़े हो रहे थे, उस तरह सोचते थे। लेकिन आपका जो अपना प्यार होता है ना, वो आपके आसपास ही तो मिलता है ना। अब आप व्यक्ति अपराधी है, किसी अपराधी के घर उसका रोज जाना आना है, तो
कुछ संख्या होगी कि वो जाए और हीरो बन जाए। फिल्मों में होता है कि वो हो सकता था कॉलेज में कोई उसको टॉपर लड़की मिल जाती और वो अपना ये विलेन वाला हिस्सा छिपा लेता, तो उसकी फिल्म की कहानी दूसरी होती। लेकिन उसकी कहानी बड़ी ईमानदार कहानी है। वो लड़का शास्त्री नगर में जिसके घर जाता था, उसके एक रिश्तेदार का घर था, वो वहाँ रुकता था, बगल में दूसरा अपराधी था राजू खुल्लर से उसका मिलना जुलना था। राजू खुल्लर उसके साथ कुछ क्राइम्स में भी शामिल है, मुकदमों में शामिल है। बाद में चला गया राजू खुल्लर, बाद में मध्य प्रदेश चला गया। तो राजू खुल्लर ने की बहन उसको मिलती थी, दोनों में एक रिश्ता बना और दोनों ने पूरी ईमानदारी से शादी की और निभाई, अभी भी तक निभा रही है वो। मैं ऋचा की तारीफ करूंगा सोनू की कि वो निभा रही है अभी भी रिश्तों को, और उसने ईमानदारी से कहा। जिस दिन इनकाउंटर हुआ तो उसने कहा, उसकी इस कहानी की किताब खत्म वहीं से होती है जब वो कहती है कि मैं, और वो अपने बच्चों को उस जैसा नहीं बनाना चाहती। वो कहती वो बहुत अच्छे पिता थे, वो कहती बहुत अच्छे प्रेमी थे, लेकिन वो अपने बच्चों को उस जैसा नहीं बनाना चाहती। तो एक पत्नी के रूप में, एक प्रेमिका के रूप में उसने तो बड़ी ईमानदारी से काम किया। तमाम बार वो नाराज हुई, तमाम बार वो अलग लखनऊ इसलिए शिफ्ट हुई ताकि वो अपने बच्चों का करियर, उसके बच्चे बढ़िया हैं। एक लड़का मेडिकल में एडमिशन ले चुका है, एक लड़का दूसरा भी अभी पढ़ रहा है, अच्छा है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो वो वाला हिस्सा देखो तो एक अच्छा पिता, एक अच्छा प्रेमी था वो, ठीक है, एक अच्छा अपराधी भी था। तो मुझे लगता है कि वो हीरो नहीं था, विलन नहीं था, वो समाज के द्वारा गढ़ा गया वो चेहरा है विकास दुबे, जिस पर हम सबको ध्यान देना होगा। हमको उस दिन ध्यान देना होगा जिस दिन हमारा बच्चा अचानक गायब हो जाए घंटों के लिए, जिस दिन पहली बार हमारे टीचर शिकायत लेके आए। तो हमें ऑप्शन ये नहीं देना है कि चलो तुम स्कूल बदल लो, हमें ऑप्शन ये देना है कि हमें बच्चे की काउंसलिंग करनी है कि भाई ये नहीं होना है। ये किताब शायद आपको हर कदम पे बताएगी कि कहानी कैसे बदल सकती थी। आप हर चैप्टर के बाद आप ये सोचोगे कि यार ये ना हुआ होता तो विकास शायद ये नहीं करता। आप चौथे चैप्टर के बाद सोचोगे ये ना हुआ होता तो ये नहीं करता। मतलब आपका बच्चा पढ़ने में तेज है, टॉपर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको वैसी छूट दे दें कि वो गायब रहने लगे, वो कुछ और दूसरी चीजों में लिप्त हो जाए। वो आपसे अगर वो इकट्ठे बहुत सारी चीजें मिठाई बनवा के ले जा रहा है तो आपको पूछना पड़ेगा ना यार कितने लोगों के लिए जा रहे हो। आप खुशी खुशी खूब सारा दो, बट वो पार्टी करता था तो एक जमाने में अपनी माँ से बनवा के पार्टी करता था। अभी सारी चीजें लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी, बट तमाम चीजें निकल के आएंगी कि आपको इस पूरी क्रिमिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। ये पूरी क्राइम की स्टोरी सिंपल नहीं है। ये क्राइम की स्टोरी उस एक लड़के की कहानी है जिसको जिद हुई कि हमें सेना में जाना है तो वो सिलेक्ट हुआ, जिसको जिद हुई कि हमें इस लड़की से प्यार करना है। मतलब इश्क सबसे कठिन परीक्षा होती है, वो परीक्षा उसने पास की, उसने कहा हम शादी करेंगे तुमसे, और की शादी। उसके बाद उसको बीच में लगा कि यार मामला गड़बड़ा, जब वो जेल गया तो उसने दोनों से बात की। हो सकता है उस समय दोनों के बीच में मतभेद हो जाते, उसने मतभेद नहीं होने दिए और बात की और दोनों फिर एक साथ रहे। तो तमाम बार प्रेम, अपराध और मेधा ये तीनों चीजें मिलकर, और उसके बाद फिर पॉलिटिक्स में उसके साथ लोगों को सबको पता है कि कुछ पॉलिटिकल लोगों ने, इस प्रदेश सरकार के तमाम सरकारों में मंत्री रहे लोगों ने कहा कि वो मेरे परिवार का हिस्सा है, उनके बच्चों ने कहा वो मेरे परिवार का हिस्सा है। ये चीजें रिकॉर्डेड हैं, ये चीजें कोई छिपी हुई नहीं है। तो ये छिपी, लेकिन उसके पीछे की कहानी ये है कि आखिर वो कैसे डेवलप हुआ। वो डेवलप भी हुआ दो लोगों की मारपीट की स्थान में, वो डेवलप भी किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि एक नेता थे जिनको लगता था कि यार मामला जातिवादी, अगर वो जातिवादी होता तो उससे ज्यादा ब्राह्मण मारे। मैं इसी सवाल पे आने वाला था जी। कि अपने गुरु सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर देता है वो जमीन के लिए, संतोष शुक्ल मंत्री होते हैं, थाने में घुस करके उसको मार देता है, झुन्ना बाबा जिनका असली नाम सोनेलाल चतुर्वेदी होता है उनकी हत्या करता है, और विकास दुबे जब मारा जाता है, खुशी दुबे जब जेल जाती है, उसके तो पूरा आरोप जो शिफ्ट होता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पे कि ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है। कोई विकास दुबे के उन अपराधों की लिस्ट नहीं देखता जिसमें उसने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या की है, अपने ही गांव के आसपास के लोगों की हत्या की है। आपने इस किताब में एकदम एग्जैक्टली पढ़ा होगा कि उसने सबसे ज्यादा ब्राह्मण मारे, हमने एग्जैक्ट वो लाइन लिखी है कहीं पे। तो है क्या कि हमेशा इसमें मीडिया भी बनाता है, तमाम सारा माहौल जनता बनाती है। खुशी दुबे वाले में मैं भी कहूंगा कि सरकार को जिस लेवल पे जाके एक्शन किया और क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन इसीलिए सरकार को बैकफुट पे भी आना, सरकार को क्या अदालत से मिली। लेकिन खुशी दुबे वाले मामले में मुझे लगता है कि एक लड़की होती है जिसकी शादी होती है, अब वहां भी इश्क है, देखिए वो एक किसी को उससे प्यार हो जाता है, वो उससे शादी कर लेती है, पता होता है उसको कि वो अपराधी है, लेकिन उसको ये थोड़ी पता होता है कि हम ससुराल जाएंगे, तीसरे दिन वहां पे कांड हो जाएगा, चौथे दिन ये कांड हो जाएगा। और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके जाने के 4 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर इतना बड़ा कांड हो जाता है, और वो इतना जानकार हो गई, कानपुर में रहती थी, उस गांव की, उसकी गलियों की वो इतनी जानकार हो गई कि वो दिशा निर्देश देने लगी कि इधर से आओ। तो ये चीजें सामान्य रूप से आपको समझ में नहीं आएंगी और शायद इसलिए ये विषय बना। लेकिन
मुझे लगता है कि इस सरकार में जो आम ब्राह्मण है, जो आम क्षेत्रीय आदमी है, दरअसल वो रॉबिन हुड वाला जो मामला था ना विकास दुबे का, उसके क्षेत्र में वो वाला मामला भी है। विकास दुबे ने विकास कराया, विकास दुबे ने कमीशन लेने पे रोक लगा दी। अगर उसने कहा कि नहीं, उसने बुला बुला के लोगों को घेरा, राशन में उसने कहा कि नहीं उनको मिलना चाहिए। तो मैंने इस किताब में कहीं लिखा है कि जब विकास आता है, तो विकास जब ग्राम प्रधान बनता है या जब जिला पंचायत सदस्य बनता है, तो उसके विकास की दिशा थोड़ी बदल जाती है। कैसे विकास की दिशा बदल जाती है? वो जब अधिकारियों से बात करता है, तो अधिकारी दो कारण से काम ज़्यादा आसानी से करते हैं। वो किसी आम नेता से तो थोड़ा बहुत आए पाए कर लेंगे, लेकिन उनको मालूम है कि विकास का दूसरा रूप क्या है। तो अब उसके इस अपराधी होने या उसके दबंग होने में, अपराधी कहूँ, दबंग कहूँ, कुछ भी कह लीजिए, उसका फायदा क्षेत्र की जनता को मिल रहा था। तो क्या होता है कि वो पहले अपना गांव जीतता है, फिर बगल का गांव जीतता है। मतलब हालत ये हो गई थी दर्जनों ग्राम कि प्रधान बनवा देता तमाम है ग्राम प्रधान बनवाए, और आसपास के गांवों में जो पोस्टर छपते थे उसमें पता चला 3 ग्राम प्रधान विकास दुबे की फोटो लगाए, विकास भैया का आशीर्वाद, फलाने तिवारी अब की बार। तो ये जो कहानी थी, ये अपने आप में बड़ी कहानी थी। तो एक तो छत्रप बन रहा था, वो विधायक बहुत पहले बन गया होता। ये डेस्टिनी होती है कि तमाम बार ऐसी परिस्थितियां बनी। हाँ, मैं ये पूछने वाला था आपसे कि जी। वो ग्राम प्रधान बन जाता है 1995 में, जी, फिर वो जिला पंचायत सदस्य भी बन जाता है। उसकी शुरुआत मंडल कमंडल के दौर में भारतीय जनता पार्टी के साथ से होती है, जो स्वाभाविक जुड़ाव जाति की वजह से बसपा के साथ आता है। पत्नी को जिला पंचायत जितवा करके तब समाजवादी पार्टी में शामिल होता है। जी। इसके बावजूद वो विधायक बन क्यों नहीं पाता? क्या है वो आखिर? विधायक बन जाता है क्या कि जिस दौर में एक पॉलिटिक्स किस तरह हुई, उसकी कुछ चीजें उसके साथ चल रही थी। जैसे जब वो मंडल कमंडल के दौर में बहुत ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहा था, उसी दौर में उस ब्राह्मण चेहरे को कैश कराया, वहां आकर विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे हरिकिशोर श्रीवास्तव, और वो उनके साथ। उससे पहले वो कांग्रेस वालों के साथ भी कुछ लोगों के साथ था, ऐसा नहीं है वो कांग्रेस छूटी रह गई, वैसा नहीं है। फिर इस बीच में उसके बीजेपी से भी बढ़िया रिश्ते बन जाते हैं। उसी बीच क्या गलती हो जाती है उससे कि जब दौर बदलना शुरू होता है, जब क्षेत्र चीजें बदलती हैं और माहौल बनता है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का पूरा वातावरण बनता है, उस चुनाव में आप पाओगे कि उससे पहले वो संतोष शुक्ला की हत्या कर देता है। संतोष शुक्ला हत्याकांड में चूंकि वो बरी हो चुका है, तो इसलिए बहुत क्या कहा जाए, लेकिन हत्या होती है और उसमें उसका नाम आता है। अब संतोष शुक्ला की हत्या में उसका नाम आने के बाद ऑब्वियस है कि वो बीजेपी के लिए हॉटकेक नहीं बचा। ठीक, फिर जब एक चुनाव होता है जिसमें बीजेपी को, तो अब देखिए वो बीजेपी की संतोष शुक्ला की पत्नी को चुनाव नहीं जीतने देता है। कैसे नहीं जीतने देता है? वो फरार होता है, वो उस पब्लिक में नहीं होता है। इसके बावजूद एक दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी ब्राह्मण लड़ जाते हैं और उनको जितने वोट मिलते हैं उससे कम वोट से संतोष शुक्ला की वाइफ हार जाती है। तो एक वो चुनाव है, उसने उनको विधायक नहीं बनने दिया। संतोष शुक्ला भाई भी नहीं विधायक बन पाया आज तक उसके बाद। तो अल्टीमेटली वो खुद भी नहीं बन पाया, दूसरे। फिर इस बीच उसके खिलाफ मुकदमों का इतना घेरा बन गया, और जब उसको बसपा से टिकट की बात लगभग तय हो गई थी, इस बीच में चीजें समीकरण बदल गए, समझौते हो गए। बसपा एक बार बसपा भाजपा का समझौता हुआ, उसमें वो सीट चूंकि बीजेपी के हाथ में रहनी थी इसलिए उसके हिस्से नहीं आई, वो शायद। फिर इसके बाद तमाम बड़े कांड हो गए, और इसी को शायद डेस्टिनी कहते हैं कि इसके बाद से फिर बसपा की सरकार 2012 के बाद से पहले सपा की सरकार बनी, तो सपा में जब तक मजबूत होता था तब फिर भाजपा आ गई। अब भाजपा में चूंकि खुद मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह पहले राउंड में कह चुके थे उसके बारे में कि बहुत गलत हुआ और तमाम चीजें थी, तो सीधे एक्सेप्ट करना बड़ा कठिन होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि यार जिसने हमारे नेता की हत्या कर दी वो थाने के अंदर घुस के। जैसे अब राजू पाल में क्या हो रहा है, राजू पाल में जब इलाहाबाद में हत्या होती है तो उसकी वाइफ अब सपा में है आजकल। अब पूरा चीज पलट गई है, जिसने मारा था वो बसपा में है, उस समय एकदम उल्टा था। बिल्कुल बिल्कुल एकदम उल्टा था। तो अब वहां पे समीकरण एकदम बदल गए। तो अब जब ये समीकरण आए तो अब बीजेपी वाले कह रहे हैं मंच पे फोटो अखिलेश के साथ है, ये वो चाहे कुछ भी कर ले, ये चीजें तो पूरी बदल चुकी हैं। यही स्थिति वहां थी। और तीसरी चीज क्या थी कि, और ये हर जगह है, पुलिस के साथ भी, अभी हम लोग जब पुलिस के रिश्तों में बात करेंगे तो भी तमाम चीज निकल के आएंगे, लेकिन मुझे लगता है यहाँ उसकी डेस्टिनी गड़बड़ा रही थी। अदरवाइज वो विधायक तो बन ही जाता, विधायक बन जाता तो शायद ये सब होता ही नहीं। ट्रिगर क्या है सर? ये मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि आईपीएस आदमी 2009 में बसपा की सरकार होती है, हिस्ट्री सीट भरे मंच पे उसकी फाड़ देता है कि नहीं अभी अपराधी नहीं रह गया है, है ना। पुलिस वालों के साथ उसकी ऐसी साठगांठ होती है। वो जो उस दिन का ट्रिगर पॉइंट क्या है, जरा मैं ये समझने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि इसके अपराध पे पहुंचने से पहले हम 5 मिनट आपको पहले बिल्कुल हाँ, कहानी क्या हुई कि कोरोना आया। आप आश्चर्य करोगे कि कोरोना में तमाम जगह जो पार्टीज चल रही थी, भंडारे चल रहे थे, उसके घर में पुलिस वालों के लिए प्रॉपर भंडारा चलता था। पूरे कोरोना काल में उसके घर में
खाना बनता था और पुलिस वाले आके खाना खाते थे, मतलब बेसिकली विकास दुबे का नमक खा रहे थे। ठीक, अब हो गया। विकास दुबे से पुलिस वालों के रिश्ते बहुत अच्छे थे, इसमें कोई शक नहीं। विकास दुबे के रिश्ते पुलिस वालों से दो तरह के थे, एक बहुत अच्छे रिश्ते, एक बहुत खराब रिश्ते। बहुत अच्छे रिश्तों का परिणाम था कि थाने में कुछ भी हो रहा था, देखिए उसको तुरंत सूचना हो रही थी। इवन दो पुलिस वाले तो अभी भी जेल में हैं दरोगा, जो एक घटना आश्चर्यचकित कर देती है कि आप साथ में जा रहे हैं और आपको खरोच तक नहीं लग रही, आपके साथ के 8 लोग मर जा रहे हैं। एक मैंने इसमें जिक्र है, आपने पढ़ा होगा, एक डॉक्टर है मेडिकल प्रोफेशन का और इस समय इंस्पेक्टर है। वो जब घायल अवस्था में गोली लगे हुए बाहर लोगों को बचा के निकल रहा होता है, तो वो बाहर टहलते हुए मिलते हैं एक सज्जन है। तो ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया क्योंकि उसकी अपने एक नेटवर्किंग है। तो ट्रिगर पॉइंट यहाँ पे यही आएगा कि अल्टीमेटली पुलिस से उसकी दोस्ती तो थी, लेकिन जिद्दी था वो, जिद, और दोनों तरफ से जिद थी। इधर जिन सीओ साहब से उसका पंगा था, सीओ साहब से किस हद तक पंगा था, उसको लगा कि इनको तो खत्म ही कर देना है, एएसपी को, जो बिल्हौर के क्षेत्राधिकारी थे। अब उनके लिए पूरी लड़ाई है। फिर जो सामने आया सबको, मतलब उसमें और ज्यादा संख्या हो सकती थी, और जो लोग मरे हैं, सबसे पहली गोली जिनको लगी, दूसरी गोली जिनको लगी, वो उस थाने से कोई मतलब ही नहीं रखते थे, क्योंकि आप जब इतने बड़े ऑपरेशंस पे जाते हैं तो आप 3-4 थानों की पुलिस लेके जाते हैं, वो होता है। अदरवाइज इससे पहले क्या हुआ, आप देखिए ना कि उस दौर के जितने थे, आनंद तिवारी थे, अभी बहाल हुए हैं बहुत दिनों बाद, 1 साल 1.5 साल लग गए, लेकिन तमाम चीजें तो रही हुई होंगी। ठीक है, आप समझिए उसकी चार्जशीट पर कोई ध्यान नहीं, 2-3 साल उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होता, इतना सीधा हो गया था। 7 से 12 तो मुकदमा ही नहीं है, आप खुद लिख रहे हैं 7 से 12 कोई मुकदमा नहीं होता। जिस तक कोई मुकदमा नहीं होता जिसके खिलाफ, वो आदमी फिर अचानक इतना बड़ा फिर से अपराधी होता है कि 8 को मार डालता है। तो अब ये जो हृदय परिवर्तन है, या तो होता है या नहीं होता है। तो यही कहानी है कि ये सारी चीजें थी, जब तक सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है तब तक ठीक ठीक चले। उसकी पत्नी अपना जिला पंचायत सदस्य हो जाती है, अपने परिवार में जिसको चाहता है बनाया था, जिस तरह चल रहा था, सिस्टम चल रहा था, बच्चे उसके पढ़ रहे थे। मुझे कई बार ये लगता है कि पत्नी के समझाने से या एक एज के बाद आदमी लगता है यार बच्चे सेटल हो जाए, हमारा ठीक है, हमारा वो चलता रहे, जलवा चलता रहे, हम गाड़ी से उतरे तो हो विकास भैया आए हैं, वो सब बना रहे हैं और हमें शांति से जीवन अब जी लेना। 50 के आसपास वो होने वाला था। तो इसके बाद आदमी को लगता है कि यार अब शांति से चलो जीवन जी लेते हैं, कभी देखेंगे, कभी मौका लगेगा तो हम शांत रहेंगे, और सारी चीजें वो मैनेज कर रहा था। अगर ये घटना नहीं करता, हो सकता है वो फिर से दोबारा पॉलिटिकली अपने आप को कर लेता। और दूसरे क्या था कि जो चुनाव नहीं लड़ने की बात आई और जो विधायक नहीं बनने की बात आई, देखिए उसको सजा होने का डर था। कहानी क्या है कि संतोष शुक्ला हत्याकांड में तो वो बरी हो गया, लेकिन इसमें सिद्धेश्वर पांडे हत्याकांड में उसको जेल हो गई थी। तो सिद्धेश्वर पांडे हत्याकांड में जब लग के उसको सजा हो गई, और उसमें तमाम कोशिशें हुई, मैंने तो लिखा है कि किन किन लोगों ने बचाने की कोशिश की, उसके घर, उनके लड़कों को, और मैं कहूँगा हैट्स ऑफ टू उनके बच्चों को, सिद्धेश्वर पांडे की, वो अडिग रहे, मतलब क्या नहीं हुआ। बाप के सामने बेटा खड़ा है और बाप के सामने गोली मार रहा है। अरे बहुत लोगों को मारी गई, और आप भी जानते हो, मतलब आपने देखा इलाहाबाद के मामले में कि लोग कहते तो यहाँ तक कि पूजा पाल ने भी गवाही नहीं दी, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन कहते हैं। तो मैं उस जो वो 2005 वाली वो तो यहाँ मेरे एक निशान है, वो उसी के बमबाजी के समय का हुआ था। तो मैं वही कह रहा हूँ। तो जो सबसे बड़ा कारण था, वो चाह रहा था कि एक बार हाई कोर्ट से इस मामले में बरी हो जाए। क्योंकि आप कल्पना करोगे कि एक आदमी को लोअर कोर्ट से सजा होती है, उस सजा के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर उसकी अपील एक्सेप्ट हो जाती है। लोगों की 6-6 महीने एक्सेप्ट नहीं होती है, और न सिर्फ अपील एक्सेप्ट होती है, उसको जमानत थोड़ी देर बाद मिल जाती है। मतलब मर्डर के मुकदमे में हाई कोर्ट से उसको जमानत मिली, और वो फिर से आराम से। तो क्यों, कैसे हो पाया? ये सब कुछ बहुत तैयारी होता है, वकीलों की बड़ी मजबूत टीम होती है जो काम कर लेती है, और निश्चित रूप से अदालत के सामने अगर सारे तथ्य होंगे तो अदालत को जमानत देना और ये सारी चीज़ें प्रोसेस का हिस्सा हो जाता है। तो अल्टीमेट बात यही है कि वो शायद विधायक और ये सब चुनाव, मुझे लगता है जो मेरी उसके कुछ लोगों से बात हुई, उनका मानना था कि विकास भैया चाहते थे कि एक बार हाईकोर्ट से, चूंकि संतोष शुक्ला वाला मामला निपट ही गया था, एक बार हाईकोर्ट से ये मामला भी निकल जाए तो बाकी मामलों में तो फिर मैनेज कर लेते, हो ही जाता है तमाम बार। तो इतना सा मामला था, लेकिन अब शायद डेस्टिनी इसी को कहते हैं कि नहीं हो पाया। और उसने 7-8 पुलिस वालों को मार करके यूपी के सबसे जो कुख्यात माफियाओं की जब भी लिस्ट बनेगी तो वो तो रहेगा ही रहेगा। तो विकास दुबे के दुर्दांत अपराध गाथा जो है उस किताब में तो दर्ज है। मैं, चूंकि आप आ गए हैं कानपुर से यहाँ तक, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपका पड़ोसी शहर इस समय बड़ा चर्चा में, इलाहाबाद, बगल वाला और वहाँ का भी एक माफिया है जो ऐसे ही, जब मैं अतीक अहमद की कहानी पढ़ता हूँ, दुनिया को पता है, उसकी भी कहानी कमोबेश एकदम वैसी ही है जैसी विकास दुबे की कहानी है। अतीक अहमद को भी जब एसटीएफ, या उस समय तो एसटीएफ नहीं बनी थी, जब पुलिस उठाती है कि इसका आज एनकाउंटर कर देंगे, उस समय राजीव गांधी केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, एक सांसद का फ़ोन जाता है राजीव गांधी के पास, राजीव गांधी का फ़ोन वीर बहादुर सिंह के पास,
और अतीक अहमद छूट जाता है, उसके बाद की पूरी कहानी दुनिया को पता है। ये जो पूरा नेक्सस है, चूंकि आप लंबे समय से अपराध की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं इसलिए समझ रहा, हम जैसे लोगों के लिए भी, जो हम लोग नए हैं, जो हम लोग कर रहे हैं अभी, या जो बच्चे आएंगे पत्रकारिता में, जिनको अपराध की रिपोर्टिंग करते समय कितना कंट्रोल रखना होता है खुद को, क्योंकि जब आप अपराध की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो आपका अपराधियों से भी वास्ता पड़ेगा, आपका पुलिस वालों से वास्ता पड़ेगा, तमाम अपराधियों। जब रिपोर्टर पॉलिटिकल होता है तो उसका नेताओं से वास्ता पड़ेगा, उनका अधिकारियों से वास्ता पड़ेगा, और कब वो किधर झुक जाते हैं उनको भी पता नहीं चलता है। इस पूरे नेक्सस को आप देख कैसे रहे हैं बतौर पत्रकार, लोगों के लिए भी और जो पत्रकारिता के छात्र हैं उनके लिए भी? देखिए, इस नेक्सस को इस किताब के साथ समझते हैं। इस किताब का एक चैप्टर है, आप देखोगे जब इस किताब का छठा चैप्टर है, अगर ये खाकी और अपराध का संगम। बेसिकली ये पूरा चैप्टर ही सारी कहानी कहता है। बेसिकली पता नहीं चल पाता है कब धीरे से बदल जाता है मामला और पॉलिटिक्स, क्राइम और पुलिस एक हो जाते हैं। ऑब्वियस है, अब तो चीज़ें बदल गई हैं, पुलिसिंग की सर्विसेज थोड़ी चेंज हो गई हैं, तमाम सब सेवाएं बढ़ गई हैं। एक दौर में पुलिस वालों के ऊपर काम इतना ज़्यादा, अभी भी बहुत ज़्यादा, हाँ, निश्चित तौर पे 18-18 घंटे उनको काम करना है। आम आदमी पुलिस वालों को जो इज्जत देनी चाहिए आईपीएस के लेवल पे तो मिलती है। मेरा मानना है सिपाही के लेवल पे जो नहीं मिलती उस पर ध्यान देना होगा, वो मिलनी चाहिए। जैसे आप सेना के जवान के लिए सोचते हैं कि वो सड़क पे निकल रहा हो तो आप खड़े होकर सैल्यूट करें, तो आपको ध्यान रखना होगा कि चौराहे पर धूप में खड़ा सिपाही भी उतनी ही मेहनत कर रहा है। ठीक है, सेना वाले लोग अपना काम करते हैं, उनको सब अपना काम कर रहे हैं, उनको सैल्यूट है, बट सिपाही भी काम कर रहा है। थोड़ा बहुत पुलिस वालों ने अपनी इमेज खराब की है, तमाम कारणों से की, वो एक अलग विषय है, लेकिन सब वैसे नहीं होते हैं। तो उस इमेज पे तो कहानी वहीं से शुरू होती है कि अपराधियों के पास पुलिस वालों को बहुत स्नेह मिल जाता है। जो सबसे मजबूत जगह बैठने की मिलती है पुलिस, और आम आदमी, आपके घर में पुलिस वाले 4 आके रोज बैठने लगे तो आपको उलझन होने लगेगी। अपराधियों को उनसे उलझन नहीं होती है, तो रिश्ते उस लेवल पे बनते हैं। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है और जिसको बहुत सारे लोग समझते नहीं है। मेरे घर पे, आपके घर पे, मान लीजिए रोज बाहर आप पिताजी ने, आप गांव में हमारे मान लीजिए होता था कि एक चबूतरा होता था, लेकिन कल्पना करिए कि हमारे गांव के चबूतरे पे रोज थाने से पुलिस वाले 4 बैठने लगे तो पिताजी को उलझन होने लगी। पिताजी को नहीं, पिताजी चलो दोस्ती, तो बाबा डांटेंगे पिताजी को, क्या कर रहा है यार तुम, तुम्हारे साथ रोज वो सिपाही और दरोगा बैठ जाते हैं यहाँ पे, तो वो डांटेंगे। ये आज भी है, ये कानपुर से लेके बलिया तक, इलाहाबाद से लेके बनारस तक सब जगह है कि हम सिपाहियों को, हम पुलिस वालों को, आईपीएस को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हम सामान्य जो सेकंड लाइन ऑफ पुलिसिंग है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि वो आके हमारे दरवाजे बैठे। और तब उनको सबसे अच्छा जगह मिलती है, वो होते हैं अपराधी। तो अपराधी उनको इसलिए बैठाते हैं जो कि उनको शहर में, उनको अपने क्षेत्र में एक जलवा दिखाना होता है। इसी तरह से जब अपराधियों का नेटवर्क होता है, आप देखिए कि कैसे पूरा थोक में वोट पड़ता है, कैसे राजू पाल जीत जाते हैं, कैसे इलाहाबाद की आप बात कर रहे थे, प्रयागराज की, तो वहां पर तो अगर ये सरकार नहीं होती जिन्होंने कसम खा रखी है कि हमें मिटा देना है, और जो मिट्टी में मिला देंगे विधानसभा के अंदर कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, वो डरा हुआ आदमी वो कह रहा है कि हमको इलाहाबाद यूपी की जेल मत भेजिए। आप एक विधायक अपनी पत्नी से चुप्पे जेल के अंदर मिल रहा है और पत्नी जेल जाना पड़ रहा है, 3 गिरफ्तार हो जा रहे हैं, एक जेल डिप्टी जेलर गिरफ्तार हो गई है, ये सब तो चल रहा था ना। आखिर उसी जेल में, इसी यूपी की जेल में 6 साल से एक सरकार है और लोग नहीं डर रहे थे ना कि ये सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लोग नहीं डर रहे थे, और वो विधायक हनीमून मना रहा था अपनी पत्नी के साथ जेल के एक क्वार्टर में। आप कल्पना करो ना कि कैसे संभव था कि कोई रोज मिल रहा था। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हो रही थी इसी प्रदेश में। तो ये चीजें कहां से आती, ये चीजें डेवलप होती उसी रिलेशनशिप से। वो रिलेशनशिप चाहे जेल के अंदर की खाकी की हो, चाहे थाने के अंदर की खाकी की हो, और उसी में पंगे होते हैं, वो पंगे जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और वही काम विकास दुबे के साथ हुआ, और वही काम बहुत पहले भी होते रहे। जब आप सोचो ना, फूलन देवी के साथ बहुत गलत हुआ, जो कुछ हुआ पहले, मैं बिल्कुल मानता हूँ, उसमें फिल्म भी बनी, सब कहानी, फूलन देवी के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन वो बहुत गलत होना क्या जस्टिफाई कर देता है कि आप लाइन में खड़े करके गोली मार दे बहुत सारे लोगों को और आप इस देश की सांसद बन जाए? सांसद भी बन जाती हैं। वो हिस्सा भी तो ध्यान देना चाहिए ना। तो लोगों को लगता है यार कि आप कुछ भी कर लो, उसके बाद सांसद तो बनाने वाले लोग आ जाएंगे। किसी को दलित वोट दिखेगा तो कोई दलित सांसद बन जाएगा, किसी को मुस्लिम वोट दिखेगा तो कोई मुस्लिम सांसद बन जाएगा, किसी को ब्राह्मण वोट दिखेगा कोई ब्राह्मण सांसद बन जाएगा। और वही तो हो रहा है जो अतीक अहमद पूरे यूपी में इस समय सबसे चर्चा में है। राजू पाल बसपा के विधायक होते हैं जिनकी हत्या अतीक अहमद कराते हैं, और वही जमाने में। और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इस समय बसपा में है।
जिनको निकाल भी नहीं पा रही है मायावती। वो कह रही है कि मैं परिवार का संरक्षण करती हूँ, उनका बयान देखिए जो 3 तो इस कुल मिला के कहानी वहीं पे आ जाती है कि जब आप पॉलिटिक्स को वास्तविक शुचिता नहीं देंगे, क्योंकि आप अभी हमारे देश में लीडरशिप पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिक्स ही लीड कर रही है समाज को, आईएएस नहीं लीड कर रहे हैं, कहने को आईएएस लीड कर रहे हैं। आज की तारीख में अभी भी पॉलिटिक्स लीड कर रही है, अभी भी आईएएस आईपीएस कुछ बहुत आदर्श रहते होंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो पॉलिटिक्स के आगे समर्पित होते हैं, और वो सारे लोग तो कहीं वो गड़बड़ होता है, इसीलिए तो मन से फाड़ दी जाती है ना उसकी चार्जशीट। और क्या, भूल गए वो कि इतनी बड़ी चार्जशीट है, क्या हुआ है। और इसी का कारण है कि तमाम रिजल्ट दूसरे तरीके से आते हैं और वो परिणाम समाज के लिए बड़े चिंताजनक होते हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि सबको सोचना होगा कि दोबारा ना कोई विकास दुबे बने, ना कोई ऐसा स्थितियां बने कि जिस कारण 7-7 8-8 पुलिसकर्मी मरे, ना कोई ये हो, ना कोई खुशी दुबे शादी के 1 हफ्ते के अंदर विधवा हो। वो हिस्सा भी बड़ा खराब है, सारे हिस्से खराब हैं, सब पे सोचना पड़ेगा। आखिर विकास दुबे के बच्चे तो अनाथ हुए हैं ना, वो हिस्सा भी सोचने वाला है। लोग मुझसे कह सकते हैं कि आपका उसके प्रति सॉफ्ट कार्नर नहीं, मेरा कोई सॉफ्ट कार्नर नहीं, कोई हार्ड कार्नर नहीं। मैं एक जर्नलिस्ट की तरह, मैं एक राइटर की तरह सोचता हूँ जिसमें दोनों हिस्से हैं। वो हिस्सा भी बहुत खराब है जहां वो एक साथ पुलिस वालों को मार देता है। वो हिस्सा भी बहुत खराब है कि उसको थाने से सूचना मिल जाती है कि आज कांड होने वाला है। वो हिस्सा उतना ही खराब है कि आखिर कैसे सूचना मिल रही है। अगर वो सूचना नहीं मिलती तो हो सकता है सिर्फ विकास उठाया जाता, हो सकता है जो काम 10 तारीख को हुआ, हो सकता है मैक्सिमम वर्स्ट पे जाते हैं वो 3 जुलाई को हो जाता, लेकिन सिर्फ विकास के साथ होता ना, उसके साथ जो 7 गए, वो 6-7 गए, वो भी नहीं मरते और पुलिस वाले भी नहीं मरते। तो इसके पीछे तो वही खेल है ना कि जो एक फोन गया और चिंता आज ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके पीछे की और पुरानी खुन्नस है। वो खुन्नस शुरू होती है जब वो कल्याणपुर थाने में एक सिपाही होते हैं, वो खुन्नस शुरू होती है जब वो सिपाही प्रमोट होकर फिर दरोगा बनते हैं, दरोगा प्रमोट होकर पीपीएस बनते हैं। तो वो खुन्नस तो वहां से, उस खुन्नस एक दिन की है ही नहीं। और इंसिडेंट देखिए कि आपकी पोस्टिंग का सिस्टम देखिए कि एक व्यक्ति उसी शहर में सिपाही होता है, उसी शहर में दरोगा बन जाता है, उसी शहर में सीओ बन जाता है। तो आपके सिस्टम पूरा देखिए, उसी शहर में घूम रहा है, उसी शहर में वो अपराधी है। तो इस पूरे सिस्टम को बहुत तेजी से खंगालने की जरूरत है और वास्तव में सही दिशा में लाने की जरूरत है, अदरवाइज इस तरह की घटनाएं तो होती रहेगी। तो ठीक है, हमारी बातचीत विकास दुबे के इर्द गिर्द हो रही थी और विकास दुबे के इर्द गिर्द इस पूरी बातचीत में हमने कोशिश ये की कि एक अपराध का, पुलिस का और राजनीति का जो गठजोड़ है वो किस लेवल पर, किस स्तर पर कितना खतरनाक हो सकता है कि विकास दुबे जैसा एक अपराधी पनपता है, 8 पुलिस वालों के वो हत्या कर देता है और इसके बाद वो सरेंडर करता है, उसकी मौत होती है। तो ये पूरी कहानी है, उसकी पूरी अपराध गाथा है जो बवाली कनपुरिया नाम की किताब में समेकित की गई है। 174-175 पन्ने की किताब है, पेंगुइन ने छापी है। मैं फिर से कहूँगा कि विकास दुबे के बारे में आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है सिर्फ उसकी अपराध गाथा पढ़ी है। विकास दुबे के बनने की कहानी से लेकर के उसके अंत की कहानी इस पूरी किताब में डॉक्टर संजीव मिश्र ने बड़ी खूबसूरती के साथ लिखी है। कैरेक्टर की तरह, एक आपको बिल्कुल लगेगा एक उपन्यास की तरह लिखी गई कहानी है जो बिल्कुल ही रियल कहानी है। इस बातचीत का समापन इस किताब के समापन से करना चाहूंगा, फिर आप समापन करिएगा। बिल्कुल। कि 11 जुलाई की बात है, तब तक विकास दुबे मर चुका था। पत्रकार गुड्डू पीएचडी के पास एक फोन आता है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, 100% सच्ची घटना है, कैरेक्टर का नाम केवल बदल दिया गया है, बाकी गुड्डू पीएचडी बैठे हुए हैं आपके सामने नहीं जो भी है। तो फोन आता है और इस समय भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं तिवारी जी, मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि अब वो है, पूरा नाम नहीं लूंगा। उस समय वो दूसरी पार्टी में थे, क्योंकि भाजपा में बहुत सारी पार्टियों से लोग आए हैं। वो तिवारी जी का मेरे पास फोन आता है, तो उन्होंने कहा यार, और वो बहुत मानता था उनको, तिवारी जी को भी, हमारे मतलब गुड्डू पीएचडी के मित्र थे वो तिवारी जी, और उनका गाँव भी पास पास था। एक लाइन में उन्होंने कहा, फोन करा और बहुत दुखी थे, सुखी थे, दुखी थे, जो भी मान लीजिए, और उनका गुड्डू भैया, विकास तो मारा गया पर ऐसे तमाम विकास अभी गांव में हैं, उनका क्या होगा। ये सवाल इस किताब को नहीं खत्म करता है, ये सवाल हम सबको जूझने पे मजबूर करता है कि वो तिवारी जी जो उनके दोस्त थे, वो तिवारी जी जो गुड्डू पीएचडी के भी दोस्त थे, वो सोच रहे हैं कि उन विकासों का क्या होगा जो अभी भी बहुत सारे गाँव में हैं। बेसिकली हमें गाँव की राजनीति बदलनी होगी। इस तरह की सारी राजनीति, चाहे अतीक निकलें शहर से नहीं निकलते हैं, चाहे विकास निकलें शहर से नहीं निकलते हैं, अभी भी गांव से निकल रहे हैं। तो गांव की मेधा को आप सेना में पहुंचाइए, गांव की मेधा को आप सिविल सर्विसेज में पहुंचाइए, पत्रकार बनाइए, लेकिन प्लीज अपराधी मत बनाइए, क्योंकि वो हिस्सा बहुत गड़बड़ होगा। बाकी तो मुझे लगता है कि इस किताब का समापन यहीं कर देना चाहिए, लेकिन चूंकि बात तिवारी जी की निकली है और तिवारी जी का सवाल है कि गाँव में ऐसे बहुत से विकास हैं, तो वैसे विकास का विकास करने में भी ऐसे, मैं इन तिवारी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे तमाम नेताओं का वरद हस्त उनको शामिल है जो अपनी जाति की राजनीति, अपने धर्म की राजनीति, अपने क्षेत्र की राजनीति के लिए विकास दुबे जैसे एक पढ़े लिखे आदमी को, ठीक ठाक पढ़े लिखे आदमी को
अपराध की दुनिया में धकेलते हैं, संरक्षण देते हैं और फिर अपना काम निकल जाने के बाद उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है। ऐसे तमाम अपराधों से भरा पड़ा है पूरा उत्तर प्रदेश। आप शुरू से लेकर के आखिर तक खंगालेंगे तो ये जो माफिया शब्द है, ये जो अपराधी हैं, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति से फिलहाल तो खत्म होने वाले नहीं हैं। तो हम अपनी बातचीत को यहीं खत्म करते हैं और विकास दुबे की पूरी अपराध गाथा को बारे में जाते जाते एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि ये बवाली कनपुरिया में समेकित की गई है पूरी कहानी, विकास दुबे के बनने से लेकर के उसके अपराध की पूरी कहानी, उसके बिगड़ने की पूरी कहानी, उसके मारे जाने की पूरी कहानी, उस रात की पूरी कहानी। तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा, पढ़ करके हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा और फिर आपके जो भी सवाल होंगे हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर संजीव मिश्र को फिर से बुलाएंगे और तब हम आपको उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है अविनाश राय। बहुत बहुत धन्यवाद।